जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आप लोगों ने आजकल काशी विश्वनाथ के बारे में बहुत कुछ चर्चाएं सुनी होगी। बहुत सारी बातें बोली जाती है। बोला जा रहा है कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, हिंदुओं की आस्थाओं से खिलवाड़ हो रही है। ये सारी बातें मतलब जो लोग वहां पे नहीं रहते उन लोगों के लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। एंड इसीलिए मैंने मेरे छोटे भाई है नंदन मिश्रा जी, उनसे मैंने बात की और उन्होंने बोला कि वो ऐसे वो खुद प्रयागराज में रहते हैं और वो मुझे बाकी कुछ सदस्यों से मिलाएंगे जो काशी में रहते हैं और सच्चाई काशी के बारे में हम लोगों को जानना है। क्योंकि देश में वातावरण बहुत खराब किया जा रहा है और इसका तो काउंटर होना चाहिए। नमस्कार सभी लोगों को, नंदन मिश्रा जी, अजीत जी एंड दीपेश जी। मैं चाहूंगी आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। नंदन जी भाई आपसे। नाम मेरा नंदन मिश्रा है। मैं प्रयागराज में रहता हूँ, बिजनेस करता हूँ और बाकी तो इंट्रोडक्शन में इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल। अजीत भाई। जी नमस्कार, मैं अजीत दुबे। मैं पेशे से फिल्म मेकर और राइटर हूँ और ज़्यादातर रहने वाला मैं बनारस का ही हूँ, काशी का ही, लेकिन ज़्यादातर मेरा समय मुंबई और इलाहाबाद में ही बीतता है, प्रयाग में ही बीतता है। लेकिन काशी से बचपन से करीब 20-30 साल से जुड़ा हुआ है, तो मैं अपने आप को काशी का ही मानता हूँ। दीपेश जी। मेरा नाम दीपेश चंद्र चौधरी है। हमारा ऐसे व्यवसाय में तो कंप्यूटर शिक्षा का व्यवसाय है और भगवान की कृपा से, ईश्वर की दैवी कृपा कहिए कि हम भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की 5वीं पीढ़ी में आते हैं। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र इसी मकान में थे। हम लोग उन्हीं की वंश परंपरा में 5वीं पीढ़ी में आते हैं। एक और व्यक्ति जुड़ने वाले हैं। वो जैसे ही जुड़ेंगे फिर हम उनकी भी इंट्रोडक्शन आपसे कर लेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल नंदन भाई आपसे है कि आप भी देख रहे हैं ट्विटर पे, वैसे तो सभी लोग देख रहे हैं ट्विटर पे, न्यूज चैनल्स पे सब लोग आके बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। तो आपका पहले तो मैं आपका ना प्रतिक्रिया चाहूंगी एंड उसके बाद हम सच्चाई के तरफ जाएंगे। एक्चुअली 2014 के बाद से जब से ये एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, मोदी जी की सरकार बनी है, तभी से एक पूरी साजिश के तहत तमाम तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। अपने देश को नीचा दिखाने में भी लोग हिचकते नहीं हैं। अगर मोदी विरोध उससे होता है तो देश को भी नीचा दिखाते हैं और केवल यहाँ पे नहीं बल्कि वो लोग विदेशों में जा जाके अपने देश को नीचा दिखाते हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि वहाँ तमाम मंदिर तोड़े गए, और जबकि हम लोग तो यहाँ पे, हम तो बगल में रहते हैं प्रयागराज में और बनारस मेरा अक्सर आना जाना होता है। बाकी बनारस के लोग यहाँ पे है ही हैं बताने के लिए। हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी मंदिर वहाँ नहीं तोड़ा गया। घरों के अंदर जो मंदिर बने थे उन घरों को गवर्नमेंट ने दुगने तिगने दामों पे खरीद के उन घरों को तोड़ा और घर के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं उनको और अच्छी तरीके से उनको पूरा उनकी पूरी मेंटेनेंस की और उनको और अच्छा बनाया और सारे मंदिर एज इट इज हैं वहां पे। तो ये अफवाहें लोग फैलाते हैं झूठ मूठ में, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए और देश को बदनाम करने के लिए। धन्यवाद नंदन जी। मनोज दुबे जी भी हमसे जुड़ गए हैं। नमस्कार मनोज दुबे जी। आप अपनी परिचय प्लीज दे दीजिए श्रोताओं को। जी मैं मनोज दुबे, मैं वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष हूँ और हमारा संगठन जो है बनारस के जो भी प्रमुख संगठन है, अर्दली बाजार से लेके नचनियादाई, भुजुबिर, चितईपुर और विभिन्न बानों के अलग अलग जो संगठन हैं उनका एक हम लोग का केंद्रीय प्रतिनिधित्व जो करता है वो वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल करता है। मैं उसमें उपाध्यक्ष।
धन्यवाद। अजीत जी, मुझे आपसे पूछना है कि आप तो वहीं पे रहते हैं, आपका आना जाना लगा रहता है। आपको कैसा लगता है ये सुन के, जब आप ये बातें सुन रहे हैं कि भाई तोड़ा जा रहा है, और सच्चाई क्या है? तो आप अगर हमारे दर्शकों को बताएंगे तो बहुत अच्छा। जी, देखिए 2019 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो तभी से कुछ लोग चिल्लाना शुरू किए कि शिवलिंग तोड़े जा रहे हैं, हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मैं वहाँ पे गया 2019 अप्रैल मई में मैं उस जगह पे गया और मैंने उस जगह को देखा कि पूरे उस जमीन को समतल किया गया था, लेकिन जहाँ-जहाँ भी मंदिर थे, चाहे वो घरों के अंदर हो, चाहे वो रास्ते में पड़ते हो, उन मंदिरों को पूरी तरह से बचाया गया था। मैंने उस समय कुछ फोटोग्राफ्स भी ली थी जो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। और ये कोरी अफ़वाह थी और कोरी बात थी उसपे, और आपको कुछ नहीं इंटरप्ट था करें, इसमें। दुबे जी, जी। मनोज दुबे जी, प्लीज ऑडियो ऑफ कर दीजिए जब आप ओके ओके। ठीक है। तो जब ये अफ़वाहें फैलाई गई इसलिए कि भाई देखिए हमारे देश में पहले तो कुछ बनने नहीं देना है, अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो अड़ंगा लगाना है, काम हो गया तो फिर अब ये गलत तरीके से हो रहा है वो कहना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 2014 से लेके 2021 7 सालों के अंदर जो बनारस में बदलाव हुआ है, वो हर काशीवासी को दिख रहा है और उसका वो फ़ायदा काशीवासियों को हो रहा है। और ये सिर्फ़ ये सरकार है जो कि वाक़ई भाई एक तरह से हम बोलते हैं काशी को पूरे हिंदू समाज, पूरे सनातन समाज की राजधानी बोली जाती है और विश्व के नाथ, विश्वनाथ का घर है वो। तो ये तो हमारा फर्ज भी बनता था कि उनको उन पतली-पतली गलियों से निकाल के ऐसे माहौल में रखें कि वो भी साँस ले सकें। और हम काशी वाले जो हैं, काशी के लोग जो हैं, वो ऐसे जगह पे जाके दर्शन करें कि वा लगे कि हाँ, भव्य मंदिर बाबा विश्वनाथ एक उनका हक है जो उनको मिल रहा है। थैंक यू। दीपेश जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बदलाव कैसा कैसा हुआ है? आप लोग अगर थोड़ा सा बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे बदलाव हुआ, कैसे बदलाव हुआ? जी, बहुत धन्यवाद। जी, जैसे बदलाव की ये दशा थी कि अगर आप पूर्व में अगर काशी विश्वनाथ मंदिर को देखें, तो वहाँ पे सारी काफ़ी दुकानें बन गई और सकरी, जैसा अजीत जी ने कहा कि सकरी गलियाँ थीं और वहाँ पहुँचने का जो रास्ता था, वो बड़ा दुर्गम सा हो गया था, क्योंकि दुकानें थी और दुकान के बाहर लोग अपना सामान बेच रहे हैं, उसी में तीर्थयात्री हम लोग सब लोग चल रहे हैं जो रोज़ के दर्शन करने वाले, और वो दुकान वाले अपना सामान बेच रहे हैं। तो गली ऐसे ही थोड़ी कम संकुचित थी और लोगों से वो और थोड़ी कम हो जाती थी, तो चलने में, जाने में थोड़ी दिक्कत होती। अगर थोड़ा-सा अगर समय आप देंगे, तो हम लोग के जेम्स प्रिंसेप यहाँ बनारस में थे 1820 से 1829 के बीच। तो उन्होंने कई सारे बनारस के जितने भी मेले थे, सब स्थान थे, सबका उन्होंने अपने से हाथ से ड्राइंग स्केच किया था। तो उसमें अगर हम देखते हैं, तो जब काशी का यो ज्ञानवापी का क्षेत्र भी देखते हैं, तो वो भी एकदम खुला था। तो उस समय तो हम लोग थे नहीं, लेकिन उस स्केच के माध्यम से हम देखते हैं कि वो बहुत खुला था। और बाद में जब हम लोग का जैसे जन्म हुआ, हम लोग 1872 में, खैर 1972 में हमारा जन्म हुआ और फिर 1980 के आसपास से हम लोग फिर मंदिर जाने लगे, तो हम लोग ये देखते-देखते मंदिर में चारों तरफ भीड़ बढ़ती चलती जा रही थी और एक तो लोगों की आस्था बहुत बढ़ने लगी। पहले उतने लोग नहीं आते थे और अब जैसे 1984-85 के बाद से लोगों के एक भगवान के प्रति विश्वास या जो भी कहिए, बहुत जागृत हुआ। तो उससे लोगों का यहाँ पे जो आने का जो मंदिर के लिए स्थान दर्शन करने के लिए, ये बहुत बढ़ गया। तो उस हिसाब से यहाँ जगह बहुत कम थी। तो अब जगह चाहिए थी, तो क्या होता था, जैसे सावन का मेला हो या कुंभ का समय हो, जब भी भीड़ आए तो पूरा शहर और पूरी जो व्यवस्था थी वो एकदम चरमरा जाती थी। और अंदर मंदिर में पहुँचने में भी चूँकि संकुचित, तो हमेशा ये डर बना रहता था कि कब कोई, जैसे लोगों का ज़्यादा झुकाव हो जाए, तो कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे कि वहाँ पे कई लोगों का नुकसान पहुँच जाए। तो ये खुलापन तो करना ज़रूरी था। तो जब खुलापन करना था, तो फिर वहाँ से लोगों का विस्थापन भी ज़रूरी था। तो जब विस्थापन के लिए सरकार ने इतना पैसा दिया, अब ये बात बहुत ठीक है, अब आज हमारा घर है, कोई हमको पैसा दे के कहे तुम अपने घर छोड़ के चले जाओ, तो दुःख तो होगा हमें। तो उस मायने में तो लोग थोड़े जो वहाँ थे, जिनका वो एक, तो उनका दुःख बनता है। लेकिन अगर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए, पूरे
उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही जरूरी था। और अब जो अगर आप कभी आइए मंदिर, जो भव्यता हुई है, अब आप अंदर जाके देखिए, इतना सुंदर हो गया है और इतनी जगह हो गई है। सबसे बड़ी बात कि जो लोग भी आए सबको वहां पे बड़े आराम से, सुगम है दर्शन, अंदर पहुंचने का रास्ता मंदिर के चारों ओर, और सूर्य की किरण जैसा वो कहते हैं, ये पहले एकदम नहीं पहुंचा, अब सीधे सुबह सुबह बाबा के ऊपर भगवान सूर्य एकदम पहुंचते हैं। तो ये बड़ा ही सुंदर काम हुआ है इसमें। थैंक यू। मनोज दुबे जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है ना, ये लोग जो बोलते हैं कि वहां पे देखा जा रहा है कि लोगों का घर तोड़ दिया गया, मंदिरें तोड़ दी गई, बहुत पुराना मंदिर था जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर था, और इसके वजह से बहुत लोग वहां पे नाराज है, एंड वो लोग एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं, एंड इसका परिणाम भुगतने मिलेगा। पॉलिटिक्स को अगर मैं छोड़ भी देती हूँ, मैं एक्चुअली आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कितनी सच्चाई है इन बातों पे कि लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, लोगों के घर छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर थी उनको तोड़ दिया, मूर्तियां तोड़ दी गई। इनके बारे में अगर आप थोड़ा सा बोलेंगे तो। दुबे जी, अनम्यूट कर लीजिए। ये कह रहा हूँ मैं, यहाँ जितने भी लोग बनारस से जुड़े हुए होंगे, आते जाते देखा होगा लोगों ने, उन लोगों को मालूम है ये चीज के पहले की क्या स्थिति थी और अभी की क्या है। मैं मजाक में अक्सर ये बातें अपने दोस्तों मित्रों से कहा करता था कि काशी में ट्रैफिक जाम नहीं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, इतना भयानक है, रास्ते में चलना मुश्किल है। और शायद उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि जब इस शहर का जो मालिक है, जो इस शहर का स्वामी है, जब वो खुद इतनी सकरी जगह में रहता है तो कैसे बाकी लोगों को बढ़िया जगह मिल पाएगी फैलने के लिए। 1632 में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तो 1632 में शाहजहां ने भी जो है चाहा था इस मंदिर को तोड़ना, लेकिन क्षेत्रीय लोगों के विरोध, बनारस के लोगों के विरोध की वजह से वो बैक हो गया। और जब ये बातें लोग बोलते हैं कि वहां मंदिरों को तोड़ा गया और बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा गया, तो मुझे बड़ा दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है कि काशी जो सरस्वती पुत्रों की नगरी है, यहाँ आप देखिए कबीर से लेके तुलसी से लेके तमाम लोगों ने मनोज जी की ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। नंदन भाई, अगर आप कुछ मतलब ये आप बता सकते हैं कि क्या काशी के लोग बहुत नाराज हैं? देखिए, जब जैसा कि अभी दीपेश जी ने बताया कि जब किसी का घर लिया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा, थोड़ी नाराजगी स्वाभाविक है। लेकिन जनहित में ये अगर कोई काम होता है तो ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं सरकारों को। और इस पूर्ववर्ती सरकारों ने ये सब करने की जरूरत नहीं समझी। उनको एक्चुअली हिंदू धर्म में कोई उनकी आस्था नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी सोचा नहीं इस दिशा में। मोदी जी आए तो मोदी जी ने इस दिशा में सोचा। वहां पे उस गलियों की हालत ये थी जो विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाती थी कि अगर आप जा रहे हो, सामने से एक आदमी आ रहा है तो बगैर कंधा टच हुए वो नहीं जा सकता। इतने बड़े मंदिर के लिए इतना छोटा रास्ता, इतना सकरा रास्ता कहीं से भी उचित नहीं था। तो उसको उसकी वाइडनिंग के लिए जाहिर सी बात है घरों को तोड़ने के अलावा कोई रास्ता सरकार के पास था नहीं। सरकार ने उनके घर जरूर तोड़े, लेकिन उनको 2 गुने 3 गुने दाम भी दिए उसके। तो नाराजगी इस बात को लेके थोड़ी बहुत हो सकती उन लोगों के मन में हो, लेकिन वो लोग भी हिंदू हैं, मैक्सिमम तो हिंदू हैं, और उनको भी ये पता है कि नहीं, ये होना जरूरी था। तो अब बाकी अगर हम बात करें बाकी लोगों के जो काशी में रहते हैं या बाकी हिंदुस्तान के लोगों को, तो वो तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात हुई। वो तो कब से इन सारी चीजों की राह देख रहे थे, कोई सरकार आए और करे। हमें हम लोगों को मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस दिशा में सोचा और इतने विशाल मंदिर को, जो इतना ऐतिहासिक मंदिर है, उसके लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया। जी दुबे जी, प्लीज आप कुछ बोल रहे थे। दुबे जी, आप सुन पा रहे? हाँ जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जब मुगलों के शासन में
शाहजहां जैसे राजा ने जब सैनिक भेजे और बनारस की जनता विद्रोह पे उतर गई, औरंगजेब ने भी जब तोड़ने की कोशिश की तो ऐसा नहीं था कि वो आया और उसने केक का टुकड़ा उठा के खाया, उसका भी तीव्र विरोध हुआ यहाँ पे। तो क्या ये लोग कहना ये चाहते हैं, जो भी सारे समाज के लोग हैं, कि काशी की जनता अब वो चीज भूल गई, वो तेवर भूल गई, हमारे बाबा विश्वनाथ की तरफ किसी की निगाह उठेगी तो यहाँ आज भी रक्त बहने के लिए तैयार है, पूरे बनारस के लोग रक्त बहाने को तैयार है। हम चाहते थे, हम लोगों ने अगर विरोध नहीं किया, पूरी काशी ने विरोध नहीं किया, ये अपने आप में दिखता है कि काशी चाहती थी ये हो। एक चीज तो ये, दूसरी चीज मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने कहा कि साहब मंदिरों को तोड़ दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया, तो लोकतंत्र में विरोध का अधिकार था आपके पास। आप क्यों नहीं बाबा विश्वनाथ के प्रति प्रेम दिखाते हुए धरने पे बैठ गए, भूख हड़ताल कर दिया होता, आपने भी विरोध किया होता लोकतांत्रिक तरीकों से। आपने नहीं किया, इसका मतलब आप भी नहीं चाहते थे, आप भी जानते थे कि ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, मैं तो मैम एक व्यापारी व्यक्ति हूँ, हम लोग व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। आज काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद इतनी बड़ी संख्या में व्यापार बढ़ेगा, जो हम लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में बनारस का जो व्यापार इतनी तीव्र गति से बढ़ने जा रहा है बनेगा, और वो अपने आप में एक ऐसा दर्शनीय चीज हो जाएगी कि मुझे लगता है, देखिएगा, अब जो भी बनारस के बाहर रहने वाले हैं वो वहाँ की तस्वीर देखेंगे तो जरूर चाहेंगे कि एक बार मैं भी वहां चल के बाबा का मत्था टेक लूं। अद्भुत चीज बनी है। ताजमहल का तो प्रचार किया गया था, तो लोग, तमाम लोग पूरी दुनिया से देखने आए। मैंने सुना था ताजमहल जब बन के तैयार हुआ तो शाहजहां का जो बेटा था औरंगजेब, उसको बड़ा बुरा लगा, उससे इतना नाराज हो गया था कि इतना पैसा आप लोगों ने बर्बाद कर दिया था। तो उसने इस वजह से शाहजहां को भी और जिसने उस ताजमहल को बनाया था उसको भी मरवा दिया, जान से मरवा दिया उसको, जिसने ताजमहल बनवाया था। जब वो बोलने गया कि मैं अब काला ताजमहल भी बनाना चाहते थे, वो तो बहुत नाराज था। लेकिन क्या उसको, मूर्ख था, उसको शायद नहीं मालूम था कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन जाएगी ताजमहल। तो उसी तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या और भविष्य में मथुरा भी इस तरीके से कुछ होगा। अभी तो विंध्याचल भी हुआ, जो इतना बड़ा होने जा रहा है ये क्षेत्र। हम लोग भगवान में आस्था रखने वाले लोग हैं, हिंदू समाज, सनातनी हमारे जो भी हैं वो हम लोग रखने वाले। और आप देखिएगा मैक्सिमम जो टूरिज्म है वो कहीं ना कहीं मंदिरों से जुड़ा है। मैं तो बचपन से लेके आज तक, मैं जब घूमने कहीं जाते थे अपने माता पिता के साथ, तो मुख्य होता था कि फला मंदिर का दर्शन भी हो जाएगा, कभी द्वारिका, कभी सोमनाथ, कभी पुरी, कभी कहीं। तो एक टूरिज्म का बहुत बड़ा रीजन जो है वो ये मंदिरों के दर्शन है। और अब वो काशी विश्वनाथ बनने के बाद बहुत तेजी से बढ़ने जा रहा है यहाँ का व्यापार, हम लोग को ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। इसी वजह से सभी किसी ने वार्म वेलकम किया कि बहुत बढ़िया है, मोदी जी ने जो किया वो न भूतों न भविष्यति है, बहुत ही शानदार काम हो रहा है। थैंक यू। अजीत जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ ये क्वेश्चन, मैं नंदन भाई, आप भी इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ट्विटर पे अगर आप लोग सक्रिय है तो आप देखिए कि ट्विटर पे मैंने कल नंदन भाई से बात करने से पहले मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बहुत बोला जा रहा था कि हिंदुत्व के खिलाफ है ये, गवर्नमेंट को हिंदुओं का कुछ नहीं पड़ा हुआ है, ये सारी काम हिंदुओं के भले के लिए कहते हैं और करते सब अपने मनमानी। ये पहली बात एक्यूजेशन थी। सेकंड एक्यूजेशन ये थी कि उन लोगों ने ना मंदिरों की फोटोज डाली हुई है ट्विटर पे, और उसमें दिखाया कि भाई 34 घंटे के अंदर, मतलब पहले टूटा और 34 घंटे के अंदर मंदिर खड़ा भी हो गया। कितना झूठ बोलेंगे? ये इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ट्विटर और आपका जो भी सोशल साइट्स है, 90% तो उसमें बस झूठ का प्रचार होता है। सबके अपने अपने आईटी सेल हैं, फोटोशॉप होते हैं, वीडियो एडिट होती हैं, कहीं का कुनबा राई, कहीं का रोड़ा जोड़ के एक महल खड़ा कर देते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि जो उनके साथ कुछ लोग सपोर्टर हैं, बस उसी को एक झूठ चलाना शुरू करते हैं। कुछ हमारी तरफ से उसको मान भी लेते हैं, और जब उसका खंडन होता है तो वो भाग भी खड़े होते हैं। ऐसा भी होता है, जब कोई बुद्धिमान आदमी उसको खंडन करता है और उसके प्रूफ के साथ उसके साथ आता है तो वो भाग भी खड़े होते हैं डिलीट करके। रही बात बनारस की, तो 34 घंटे में ना कोई मंदिर बना सकता है ना बनेगा। होता क्या है कि मंदिर को जैसे तैसे छोड़ के अगल बगल जो मलबा रहता है, जो घर गिरे हैं, मंदिर को पूरी तरह बचाने के बाद भाई वो दो दिन 3 दिन में वो साफ किए जा सकते हैं।
अब उसी को वो अलग अलग एंगल से फोटो बनाते हैं कि ये देखिए मंदिर का ये हिस्सा टूटा, फिर वो दूसरे हिस्से में जाके बोलते हैं देखिए 2 दिन में आप बोल रहे मंदिर बन गया। तो ये तो एक ऐसा झूठ की मशीन हो गई है सोशल मीडिया की, अगर इसके भरोसे अगर कोई बैठा तो उसका तो बेड़ा गर्क है। और बनारस देखिए, जो घाट हमको काशी विश्वनाथ पे खड़े होने के बाद लगता था, गंगा जी का मणिकर्णिका घाट जो शक्तिपीठ भी है, लगता था कि वो 2-2.5 किलोमीटर दूर बाद आएगा वो गंगा नदी मिलेंगे, गंगा माँ। आज आप वो विश्वनाथ मंदिर के खड़े होइए चबूतरे पे, आपको 50 मीटर दूर गंगा जी दिख जाती। अब जो श्रद्धालु आते हैं वो विश्वनाथ जी का दर्शन किए और वहीं से गंगा माँ का दर्शन कर लिए। दूसरी बात, पहले जब सावन के महीने में बनारस सोमवार को अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, जगह काशी विश्वनाथ में है नहीं, दोनों तरफ इतनी सकरी गलियां हैं कि सड़कों पे 2-2, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। आज उस कॉरिडोर के पास ही अपनी इतनी जगह है कि वहां कम से कम 1 लाख श्रद्धालुओं को वो खड़ा करा सकते हैं। न सड़क पे वो उसका आपको भार पड़ने वाला है, न बनारस के लोगों को जो कि बाकी अपने काम काज के लिए जा रहे हैं उन पे भार पड़ने वाला। तो बदलाव देखिए जरूरी है। ये मंदिर 3-4 बार टूटा सर, 12वीं सदी में टूटा, फिर 16वीं सदी में टूटा, उसके बाद फिर औरंगजेब के समय टूटा और हर बार बनाया गया। और अच्छाई है कि हर बार पिछले बार से और भव्य बनता चला गया। तो इस बार जो मंदिर है, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग खाली डर के मारे काशी विश्वनाथ नहीं जाते थे बनारस रहने के बाद भी, इसलिए कि यार उतना जाम, फिर उतनी गलियां, कहाँ कैसे दर्शन होगा, फिर वो लंबी लंबी लाइन। तो अब जाने पे ये अच्छा लगता है कि ये मेरे शहर के अंदर है, ये काशी में इतना खूबसूरत मंदिर है। तो हम तो वहां रहने के बाद जब हमारे अंदर इतनी खुशी होती है, जो श्रद्धालु, कितने श्रद्धालु गुजरात से और साउथ से आते हैं, वो उनके लिए तो ये पीठ है, एक ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंगों में शक्तियों में एक वो है, तो वो तो बहुत सोच के आते हैं और फिर यहाँ जब आते थे और ये स्थिति देखते थे। और आप यकीन मानिए, जो बनारस के लोग हैं वो भी इस बात पे यकीन करेंगे कि 2014 के पहले गंगा नदी की ये हालत थी कि आप घाट पे 1-2 घाट को छोड़ के, जहाँ पे सब आरती होती थी, शाम की आरती, संध्या आरती, आप किसी घाट पे खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी गंदगी रहती थी। आज आप चले जाइए, वो लगता है वाकई वो घाटों पे, मतलब एक तरह से जो भी आस्था की जो भी हमारी जगह थी उस पर बहुत मेहनत की गई है और वो दिख रहा है। नंदन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? इनको काउंटर करना, और कैसे काउंटर करना, मतलब क्योंकि गुस्सा तो बहुत आ रहा है। नहीं, अजीत जी ने एकदम ठीक बात बोली। और केवल आप देखिए कि काशी विश्वनाथ नहीं, वहां से बस एक 70-80 किलोमीटर दूर विंध्याचल है, वहां पे शक्तिपीठ है। और इतनी भीड़ होती है वहां पे कि एक बार मैं नवरात्र में वहां गया था और भगदड़ मची थी, मैं भी वहां मरने से बचा था, क्योंकि जो रास्ता था वो इतना सकरा था कि वहां पे कभी भी हादसा हो सकता था, और कई बार हादसे हो भी चुके थे। लेकिन अब आप आज की डेट में वहां जाइए, वहां पे भी सारी जितनी भी गलियां थी, सड़कें थी, सबको चौड़ा कर दिया गया। और अब जब चौड़ा कर दिया गया तो लोगों को सहूलियत होती है, कोई हादसा नहीं होगा भविष्य में। तो केवल वहां पे बनारस में नहीं, हर जगह इस सरकार ने, हर जगह, हर शहर को, हर जगह इस सरकार ने डेवलपमेंट का काम किया है, जो पहले की सरकारों ने ना कभी सोचा, ना उनके पास कोई ऐसा विजन था। तो ये विजनरी गवर्नमेंट है और इन विजन के साथ इन्होंने हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया। दीपेश जी, मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब तो ये हुआ कि काशी मतलब अभी भव्य हो जा रहा है, और उसके वजह से ये काशी, जैसे मनोज दुबे जी ने भी बोला कि व्यापारियों को बहुत फायदा होने वाला है, तो श्रद्धालुओं को भी होने वाला है। मतलब बट जो बेसिक वहां पे लोकल लोग हैं उनके बीच में अब तो बहुत ज्यादा ये क्या बोलेंगे, उत्साह तो बहुत ज्यादा होगा उनके बीच में। बहुत उत्साह है। देखिए, ये बनारस की तो परंपरा ही रही है कि यहाँ से हम लोगों का स्वागत करते हैं, चाहे कहीं, मतलब ये एक ऐसा शहर है जहाँ बंगाल से भी लोग आते हैं और यहाँ आके बस जाते हैं। ये इस शहर की ऐसी माया है कि जो यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। वह सब अपने आप को बनारसी कहलाना ही ज्यादा पसंद करते हैं कि हम बंगाली हैं, हम मराठी हैं, हम ये है ब्राह्मण, ऐसा नहीं। सबके मन में ये रहता है, पहला भाव यही आता है कि हम बनारसी हैं। तो अब जो यहाँ पे लोग आते हैं, इससे जो ये जैसा भैया इन लोग ने सबने बताया, ये भव्यता है, तो इससे जो लोगों का इन्फ्लक्स है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, तो उससे हमारा व्यापार भी बहुत बढ़ेगा।
अच्छा, व्यापार के साथ जो यहाँ के जो लोग हैं, अच्छा यहाँ के लोगों के तो मस्ती का तो आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भाई कोई कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा है, इससे कि उसके आने से हमें कोई परेशानी हो, ऐसा ये लोग नहीं सोचते। हम बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, तुम आओ, तुम भी बैठ जाओ, यही बगल में हमारे स्टूल है, थोड़ा सा हम जगह दे देंगे तो हम लोग यहाँ एडजस्ट बड़ी आसानी से कर लेते हैं। कभी कभी अक्खड़ स्वभाव के कारण जरा सी कोई वो हो गया तब बात अलग है कि उसको फिर हम लोग अपने पास भी नहीं आने देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे सबका स्वागत करते हैं। बनारसी कभी किसी को ये नहीं कहेगा, भले ही वो उसको कुछ भी कह दे कि नहीं तुम यहाँ से शहर छोड़ के चले जाओ या तुम्हारे आने से हमें परेशानी है, कितने भी आ जाओ बैठो भैया, हाँ थोड़ा तनी सा इधर आओ भैया, आ जा तू भी आ जा, और करके हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो अब जैसे ये भव्यता हो रही है तो व्यापार में, जैसा भैया ने कहा कि यहाँ व्यापार भी बढ़ेगा, सब तरह के लोग, अच्छा जो ये हम लोग के देश में उत्तर और दक्षिण का जो है, तो दक्षिण से जब लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ के लोग उनका स्वागत करते हैं, तो उनको भी इसी तरह उत्तर से दक्षिण लोग जा रहे हैं, तो एक दूसरे में जो भाईचारा उत्तर दक्षिण का जो एक बंटवारा सा बीच में हो रहा था कि दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय, तो भगवान शिव बाबा उनको सबको जोड़ रहे हैं इस माध्यम से। और जब यहाँ खुलापन, और अच्छा जब वो आते थे तो जैसा अजीत भाई ने भी कहा, भैया ने भी, कि यहाँ पे इतनी सकरी गली कि उनको चलने में, अच्छा सड़क पे बीच सड़क में खड़े हैं, जब लाइन लगी है तो अब लाइन सरकार भी क्या करे, जगह नहीं है तो सड़क पे ही रह गए। तो अब आप देखिए यहाँ की जनता की बात कि जब लोग खड़े रहते थे तो सब अपना काम हम छोड़ के किसी को पानी पिला रहा है, यहाँ पे सब फिर कोई खाना खिला रहा है, ये होने लगता था कि चलो भाई तुम आए हो, ये अब हमारा काम तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारे लिए हम पानी की व्यवस्था करें। अब इतना बड़ा हो जाने से कि अब लोग अंदर ही एडजस्ट कर लेंगे, उनको इतना सड़क पे अपना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोगों का तो बनारस तो सबको बड़े आसानी से अपने में जोड़ लेता है, अब वो सामने वाले के ऊपर है वो कितना जुड़ना चाहता है। यहाँ वालों को हर चीज में मजा है, कोई दिक्कत नहीं होती, जिसको आपदा में अवसर या कहिए जो भी आपदा है सब यहाँ मस्त है। जी मनोज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो मतलब बताने की कोशिश की जा रही है कि काशी के लोगों की जिंदगी बहुत तकलीफ में हुई, आप लोगों ने तो वो बताया है कि उतनी दिक्कत नहीं है, और आपने ये भी बताया है कि जिन लोगों के पेट में अभी बहुत दर्द हो रहा है उन लोगों ने पहले खुद क्यों कुछ किया नहीं। तो अभी अगर हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में पूछे आपसे, क्योंकि वो आपके यहाँ के सांसद है और तमाम बातें होती रहती है उनको भी लेके, तो उन्होंने कैसा कैसा पॉजिटिव आपके लाइफ में कोई पॉजिटिविटी लाई है, कैसे लाई है, ये बताइए जरा। मैं आपको बताऊं, एक रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखी है कि खल परिहास करत हित मोरा, जब दुष्ट परिहास करते हैं तो भी उससे भी मेरा हित ही हो जाता है। तो मोदी जी के साथ भी वैसा ही है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, करते रहते हैं, और उन्हें काशी में माँ गंगा ने बुलाया था, बाबा विश्वनाथ ने बुलाया था, और पूरी काशी ने उनको पुत्रवत अपना लिया, किसी ने पुत्रवत और किसी ने पितृवत, तो सभी लोगों ने उन्हें अपनाया। आज मैंने देखा है 2 बार उनका नामांकन जुलूस निकला इस शहर के अंदर, और वो ऐतिहासिक था। अब यहाँ के चाहे नेताजी लोग भले अपना पीठ थपथपा लें कि हमने बड़ा प्रयास किया और महीनों जगे रहे और हफ्तों प्रयास किया, लेकिन वो स्वतः स्फूर्त था, खुद उसकी प्रेरणा से लोग, मतलब उल्लास था, लग रहा था कि कोई पर्व आ गया हो, जब लाखों की संख्या में भीड़ थी। दूसरी बार जब उनका काफिला चला बीएचयू से, तो मुझे सौभाग्य था, मैं उनके बिल्कुल काफिले के साथ साथ था, व्यापार मंडल की हम लोग की पूरी टीम थी, और हम लोग पूरा साथ साथ उनके वहां से लेकर के और दशा समेत घाट तक आए। और आपको बताऊं, इतनी गर्मी थी मैडम की नीचे से लग रहा था जैसे आग निकल रही है, और डर, मतलब मैंने बोला कि यार मैं तो नहीं जा पाऊंगा मैं किनारे, तो मेरे एक मित्र ने मेरा हाथ पकड़ के बोला, अरे लड़कियां जा रही हैं यार, छोटी छोटी, क्या बात कर रहे हैं, चलिए चलते हैं। और हम लोग वहां से चले आए, इतना वो था। तो मोदी जी के प्रति जो स्नेह, जो प्रेम था, और वो काम दिखता है। आज मैं बताऊं, मैं अपनी शॉप में बैठा हुआ हूँ, मेरा रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, हम लोगों के हर 2-3 साल पर 15-20 हजार रुपए बैटरी का खर्चा हो जाता था, क्योंकि इन्वर्टर चाहिए होता था। ये मोदी जी के आने का एक दुख जरूर, ये लोगों मजाक में कहा जाए तो जरूर एक रहा कि एक पहले बनारसी लोग बड़े खुश थे मोदी जी के आने के पहले, दिन भर में 15-20 बार खुश होते थे, लाइट आ गई बोल के बड़ा खुश होते थे। लाइट दिन भर कटी रहती थी, तो कभी घंटे 2 घंटे में आवे तो हम लोग खुश होते थे कि अरे वाह वाह लाइट आ गई, चलो ये काम कर लो। वो सब खुशियां खत्म हो गई, बैटरी का इन्वर्टर का धंधा बंद हो गया। तो ये सब चीजें तो हुई हैं, सड़कें अच्छी हो गई, तो टोल टैक्स देना पड़ रहा है, ये एक तकलीफ की बात हो गई।
तो ये अब इस तरीके से अगर विश्लेषण करेंगे तो बिल्कुल कष्ट हो गया कि भाई अब तो टोल टैक्स पे करना पड़ जा रहा है। बताइए, बड़ी दिक्कत है। सड़कें अच्छी हो जाने के बाद लाइट बताइए दिन भर रहती है, अब तो खुश होने का मौका ही नहीं मिलता कि लाइट आई लाइट आई। 24 घंटे लाइट रहती है बनारस में, आज की डेट में लाइट कटती है 2-4 मिनट में लाइट वापस आ जाती है। सड़कें मतलब हम लोग यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर एक जगह है मऊ, वहां के जनप्रतिनिधि हुआ करते थे सांसद कल्पनाथ राय जी। तो वहां पे ओवर ब्रिजेस वगैरह हुआ करते थे, लेकिन बनारस में एक सिंगल ओवर ब्रिज नहीं था। आज दर्जनों की संख्या में होते चले जा रहे हैं, इतनी तेजी से सब काम हो रहा है। तो अब दुख हो सकता है। अब हम ये बोले साहब हमारी पौराणिकता नष्ट कर दिया क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। बताइए, तो बड़ा गलत किया। पुराना वाला एयरपोर्ट से मेरा लगाव था, पापा की उंगली पकड़ के मैं गया था वहां पे। अब तो नया बना दिया, सुंदर बना दिया। अभी यार मेरी तो जो यादें जो है खराब हो गई। ऐसी बातें करके यदि विरोध करना है तो ऐसा लोग करते रहें, उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। काशी की जनता बहुत समझदार है। हम एक साथ बाबा विश्वनाथ की भी पूजा करते हैं, जब द्वैत हो जाते हैं, और हम कबीर के भी पंथी हो जाते हैं जब हम अद्वैत हो जाते हैं। हम कबीर को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना बाबा विश्वनाथ को देते हैं। यहाँ विद्या की नगरी है ये, और बीएचयू से लेके 5-5 विश्वविद्यालय हैं। विद्या की नगरी माँ सरस्वती का पूजन स्थल है। तो यहाँ ऐसी नहीं है कि किसी चीज को लेके हम लोग हंसी मजाक में बहुत सारी चीजें कह जाते हैं और कर जाते हैं। और दो बार से देख रहे हैं मोदी जी, तीसरी बार फिर आएंगे, चौथी बार फिर आएंगे। जब तक उनकी इच्छा होती रहेगी तब तक काशी बार बार उनको पहले से ज्यादा प्यार देती जाएगी। मतलब मैं कह सकती हूँ कि काशी ने भी उनको अपना लिया, बाबा ने तो अपनाया ही है। हम लोगों में तो माना ही जाता है कि जब तक माँ नहीं बुलाती, बाबा नहीं बुलाते, हम कहीं जा नहीं सकते। हमारा हम लोग कितने भी प्लान कर ले, हम पहुंचते तो है नहीं। समय की थोड़ी सी कमी है। मैं दोस्तों को एक चीज कहना चाहती हूँ, ये खत्म नहीं हुआ है, हम एक और सेशन करेंगे इन्हीं के साथ। और आप लोग प्लीज वो भी देखिएगा। अच्छा लगा तो प्लीज अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अफवाहों पे विश्वास मत कीजिए। यहाँ पे जो भी लोग आए हैं वो लोग आपका मतलब जो दिख रहा है, जो वहां पे रहते हैं, सच्चाई बोल रहे हैं। जो लोग द पीपल हु आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ हेट्रेड, प्लीज डू नॉट बिलीव इन देम। अभी के लिए मैं अभी खत्म कर रही हूँ, हम अभी वापस आएंगे। नमस्कार। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।